दृष्टि का ऋषभ के तोहफे अस्वीकार करना जैसे कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ध्रुव ने गुस्से में कहा, दृष्टि, तुम जानती हो ना ऋषभ किस परिवार से है? कुमार परिवार, दिल्ली का सबसे ऊंचा खानदान। तुमने उसके गिफ्ट को मना किया, वो भी अपने इस लूजर पति के कहने पर। ऋषभ अभी तक दंग खड़ा था। उसे लगा जैसे वो बिजली की चपेट में आ गया हो। उसका चेहरा गुस्से और अपमान में जल रहा था। वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका और दृष्टि से पूछा, क्यों? उसने सबके सामने एक लड़की को तोहफे दिए और उसने अस्वीकार कर दिए। कितना शर्मनाक था ये बात अगर फैल गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कोई वजह नहीं है, दृष्टि ने सर हिलाकर साफ किया। दृष्टि, क्या इस घटिया आदमी ने तुम्हें धमकी दी है? ऋषभ ने कुछ हद तक आपे से बाहर होकर पूछा। बताओ दृष्टि, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो इशारे से भी कह दो, मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं इससे निपट लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं इसे दिल्ली से ही बाहर निकलवा दूंगा, दोबारा आने भी नहीं दूंगा। बस तुम्हें एक बार बता दो। मिस्टर ऋषभ, वो मेरा पर्सनल मैटर है। आपको दूसरों के मामले के बीच में आने की आदत है शायद। दृष्टि ने दो टूक कहा। वहां मौजूद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दृष्टि ने ऋषभ को नाराज किया। उसके नेक इरादे हैं। वो बड़े दिल वाला पूरी ईमानदारी से कीमती तोहफे लेकर आया और दृष्टि ने सब ठुकरा दिया, वो भी शिवम जैसे तुच्छ आदमी के लिए। कारण किसी की बात में समझ नहीं आ रहा था। इसके अलावा ऋषभ के पीछे दिल्ली का सबसे उच्च परिवार था, कुमार परिवार। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की कुमार परिवार जैसे कुलीन परिवार में प्रवेश करने का मौका खुद अपने हाथों से गवा सकती है? दृष्टि, तुम गलत कर रही हो। अजीब माहौल देखकर पूनम उठ खड़ी हुई और दृष्टि को निराशा से डांटा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई, इन लोगों से इसलिए मिलवाया ताकि तुम अपना नेटवर्क बढ़ा सको, तुम्हें करियर के लिए अच्छे अवसर मिल सकें। तुमने ऋषभ की बेइज्जती करके मेरी बेइज्जती की है। उसने दृष्टि को घूरते हुए और डांटा। वो भी इस दो कौड़ी के शिवम के लिए तुम इसकी बात सुनोगी? हाँ, और अपनी बुआ की नहीं। बुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। दृष्टि काफी परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। पहले की बात होती तो दृष्टि शायद पूनम की बात सुन लेती, ऋषभ का तोहफा स्वीकार कर लेती। लेकिन हाल ही में शिवम ने उसके साथ मिलकर किंग ऑफ द वर्ल्ड डिजाइन किया। दोनों ने साथ में कई उतार चढ़ाव का अनुभव किया। शिवम ने इस मुकाम तक पहुंचने में दृष्टि की मदद की। वो भले ही शिवम की असलियत से वाकिफ नहीं थी, पर वो उसे शर्मिंदा भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार वो अब भी उसका पति था। कुछ तो बात तुम में है, पूनम ने शिवम को देखते हुए कहा। बिना पैसों और काबिलियत के तुम दृष्टि को काबू में रख सकते हो। तुम जो दिखते हो वो हो नहीं। पूनम ने दृष्टि को गुस्से से कहा। दृष्टि, तुम्हारी जगह ऋषभ कुमार के तोहफे मैं स्वीकार करूंगी और इन्हें तुम्हारे माँ बाप को दूंगी। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो कुमार परिवार के दिए हुए तोहफों को ठुकराए। लेकिन बुआ, दृष्टि को भी अब गुस्सा आ रहा था, पर वो काफी असहाय महसूस कर रही थी। इसके अलावा आज जो हुआ उसके बारे में मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी। मुझे लगता है कहीं तो गड़बड़ है, या तुम्हारे दिमाग में या परवरिश में। मैं अखिल भाई और सिमी भाभी से कहूंगी कि वो जल्द से जल्द इस शिवम को घर से निकालें। ऋषभ की आंखें चमक उठी। दृष्टि के माँ बाप उसके लिए सटीक निशाना हो सकते थे। दृष्टि के परिवार की नारंग खानदान में बराबर की हैसियत नहीं थी। वो कठिन जिंदगी जीने के आदी थे। ऋषभ ने सुन रखा था कि दृष्टि के पिता अखिल नारंग को उनके भाइयों अमिताभ और अजीत ने नारंग ग्रुप से बेदखल कर दिया था और परिवार में भी उन्हें दबा के रखा जाता। ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ दृष्टि को मोहित करना ऋषभ कुमार के लिए आसान होगा। दृष्टि के माँ बाप खुद ऐसा चाहेंगे, ऐसा ऋषभ ने भी सोचा। अपनी हैसियत और पैसों के साथ अगर वो दृष्टि को अपनी तरफ करना चाहता था तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे तरीके थे। अब दृष्टि,
आई एम सॉरी, आज मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। ऋषभ ने दृष्टि को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं पर्सनली तुमसे और तुम्हारी फैमिली से माफी मांगने आऊंगा। शिवम ने फीकी मुस्कान के साथ ऋषभ की ओर देखा। उसे लग रहा था ऋषभ इतनी आसानी से इस मामले को जाने नहीं देगा। ये दृष्टि की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऋषभ उसे इतनी स्पष्ट रूप से परेशान करना जारी रखेगा। उसे अब और भी ज्यादा चिंता हो गई। जैसे उसके माँ बाप हैं, वो निश्चित रूप से दिल्ली शहर के इतने अमीर परिवार के बेटे ऋषभ कुमार को गंभीरता से लेंगे। ठीक है, बस मैं ये तोहफे व्यक्तिगत रूप से जाकर दृष्टि के माता पिता को सौंप दूंगी। पूनम ने फैसला किया और कहा, कुछ बातें हैं जो हम बड़े ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दृष्टि को नहीं पता था कि क्या कहना है। पूनम ने मामला संभाल लिया तो ऋषभ ने थोड़ा बेहतर महसूस किया। इसके बाद संग्रह फोरम आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। ऋषभ धरोहर हाउस के हॉल के बीचों बीच में जा खड़ा हुआ और बाकी लोग उसके पीछे हो लिए। शिवम दृष्टि के पीछे चलने लगा। धरोहर हाउस के चमकीले रोशनी वाले हॉल में महोगनी की लंबी मेज और प्राचीन कुर्सियों की कतारें थी। वहां पहले से ही लोग आ जा रहे थे, बातें कर रहे थे। उनके सामने लंबी मेजें सभी प्रकार के दुर्लभ खजाने, प्राचीन शिल्पकार की मूर्तियां, सुलेख आदि से भरी हुई थी। इस हॉल को प्राचीन शैली में सजाया गया था, जिससे लोगों को एक प्राचीन हवेली में होने का एहसास होता था। दृष्टि पूनम के पीछे हॉल में पहुंची और लंबी मेज पर विभिन्न खजानों को उत्सुकता से देखने लगी। उसकी निगाह कुछ अनोखे टर्कोइज के गहनों पर टिकी थी। वो उन्हें बड़ी दिलचस्पी से पढ़ रही थी। जहां तक उन नाम के पोस्टर्स, लिपियों और चीनी मिट्टी के प्राचीन वस्तुओं का सवाल है, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ सकती थी, इसलिए उसे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सही कहा था ना मैंने? यहाँ दिखाई देने वाले खजाने बाहरी दुनिया से बहुत दुर्लभ हैं। इनसे तुम्हें डिजाइनिंग के लिए प्रेरणा मिल रही होगी, है ना? पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बुआ, ठीक कह रही थी आप। दृष्टि ने सिर हिलाया और कहा। जेड और गहने जो इन प्रसिद्ध लोगों ने लंबी मेज पर निकाले, जैसे ही शाही हरी जेड, दुर्लभ मूंगा, टर्कोइज, ठोस सोना, मोती, हीरे, सभी शीर्ष कच्चे माल थे। इसके अलावा उनके सभी डिजाइनों में एक अनूठा आकर्षण था। उनमें से लगभग सभी प्रसिद्ध मूर्तिकारों के हाथ से आए थे। दृष्टि के लिए ये एक बहुत कीमती मौका था। ये एक नीरस और उबाऊ कंपनी में डिजाइनों का अध्ययन करने से कहीं अधिक दिलचस्प था। दृष्टि, तुम्हें ये पसंद है? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। ऋषभ अपने हाथ में एक प्राचीन मिट्टी का सेंट डिफ्यूजर लिए दृष्टि के सामने आ खड़ा हुआ। ये मुगलों के राज में बनाया गया सेंट डिफ्यूजर है। इस पे जो नक्काशी है वो आज के जमाने में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इतना प्राचीन कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे घर पर। असिस्टेंट शिवम गांधी, मैं दृष्टि के लिए ये खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शिवम ने डिफ्यूजर को देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम नकली चीज ले आए। नकली? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें एंटीक के बारे में कुछ पता भी है? ऋषभ ने गुस्से में कहा। मुझे एंटीक की ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुमार परिवार से ज्यादा है। इसे खोल कर देखो। अंदर तले पर बैतुल रिदा लिखा है। ये हैदराबाद के बेगम बाजार की छोटी सी एक कंपनी है जो इत्र डिफ्यूजर वगैरह बनाती है। ज्यादा बोल रहे हो तुम। मैं इसे कुमार परिवार से लाया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नकली कहने की? ऋषभ ने दांत पीसकर कहा। फिर भी जब उसने शिवम की निश्चितता देखी तो उसे थोड़ा डर लगा। उसने तुरंत एक छोटी मोमबत्ती जलाकर डिफ्यूजर के अंदर रखी। उसका तला पीला पड़ गया। उसके निचले हिस्से पर वास्तव में बैतुल रिदा उकेरा हुआ था, जो कि इस कंपनी का स्टाइल है। चीजें गर्म होने के बाद उनका लोगो उभरता है। साथ ही उसके आगे की टैगलाइन अंग्रेजी में थी। दूसरे शब्दों में यह मूल रूप से एक आधुनिक शिल्प था, एक नकली। ऋषभ इतने गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वो घर से जो एंटीक लेकर आया है वो वाकई नकली है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शिवम में एंटीक पहचानने की क्षमता होगी। उसे लगा शिवम की किस्मत बस साथ दे गई, लेकिन सबके सामने इस तरह शिवम का दोबारा जीत जाना उसे बर्दाश्त नहीं था। एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना ध्यान वापस शिवम की ओर लगाया। तुमने अभी क्या कहा था कि तुम्हें एंटीक चीजों की नॉलेज कुमार परिवार से ज्यादा है? बोलते बोलते उसने माइक लिया और हॉल के बीच में चला गया। 2 बार खांसकर सबका ध्यान आकर्षित किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक प्राचीन विशेषज्ञ से मिलाता हूं। उन्होंने अभी कहा है कि वो कुमार परिवार की तुलना में प्राचीन वस्तुओं के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना जानते हैं। ऋषभ के शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। उसके बगल में किसी ने तुरंत चिल्लाया, नहीं नहीं मिस्टर ऋषभ, आप कुमार परिवार से हैं, एक प्राचीन परिवार। अरे आप जानकार हैं। किसकी हिम्मत हुई ये कहने की? उसे पूरी दिल्ली शहर के संग्राहकों की परवाह भी नहीं है क्या? इस दौरान ऋषभ जानबूझकर शिवम की ओर देखे जा रहा था। उसकी नजरों का पीछा करते हुए बाकी लोग भी शिवम को देखने लगे। दर्जनों जोड़ी आंखों में उत्सुकता थी। दृष्टि शिवम के बगल में बैठी इस बार थोड़ी शर्मिंदा थी। शिवम के हाव भाव हमेशा की तरह थे। उसने आंखें मूंद ली। उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए कप से चाय का एक और घूंट लिया। इसने किया है वो मजाक। एक अमीर पिता की नौजवान औलाद ने शिवम को शक की निगाह से देखा और कहा, इसने रोड साइड से खरीदे हुए कपड़े पहने हैं। मुझे नहीं लगता ये एंटीक खरीद सकता है। एंटीक डीलर तो नहीं। मिस्टर ऋषभ, मिस दृष्टि के बगल में बैठा ये आदमी उनका पति शिवम गांधी तो नहीं? नारंग परिवार का निकम्मा घर जमाई? ये नाम सुना हुआ है। नारंग परिवार के बेटे करण नारंग के साथ मेरा उठना बैठना है। मैं अक्सर उनके मुंह से शिवम गांधी के बारे में सुनता हूँ। कहते थे कि ये नारंग परिवार की खाता है, सास ससुर के लिए पानी लाता है, घर के टॉयलेट साफ करता है। इसके सास ससुर और बीवी की नजर में कुछ भी नहीं, बस बदनामी का एक दाग है। मेहमानों को शिवम की पहचान के बारे में पता चलने के बाद उन सभी ने अपने चेहरे पर तिरस्कार दिखाया और गपशप करने लगे। ऋषभ ने गर्व की अभिव्यक्ति दिखाई। यही तो वो चाहता था। कोई बात नहीं शिवम, एक गेम खेलते हैं। मैं बस बेतरतीब ढंग से 2 चीजों की ओर इशारा करूंगा, देखते हैं तुम उन्हें पहचान पाते हो या नहीं। ऋषभ ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। वो लंबी महोगनी टेबल पर चला गया और एक छोटे से लाल मिट्टी के जार और एक प्राचीन कांस्य कढ़ाई की ओर इशारा किया। इन 2 आइटम्स को देखो, तुम्हें हाथ में दूं? ऋषभ ने चिढ़ाया। ऋषभ भाई, तुम सच में इसे एंटीक पहचानने को बोल रहे हो? रोहन ने अपने चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण नजर के साथ कहा। शिवम ने महोगनी टेबल पर 2 प्राचीन वस्तुओं को उदासीनता से देखा और कहा, वहीं रहने दो, हाथ में देने की जरूरत नहीं। क्यों, डर गए? ऋषभ हंसा। अरे ये तो बस शुरुआत है। मैंने तुम्हारे लिए बेतरतीब ढंग से 2 और चुने हैं ताकि तुम बता सको कि वो असली है या नकली। शिवम ने कहा, जो भी है मुझे हाथ में देने की जरूरत नहीं है, मैं देखकर ही बता सकता हूं। आजकल के नौजवान हवा में बातें करते हैं। एक सफेद बालों वाले पुराने विशेषज्ञ ने सिर हिलाया और कहा, वो अक्सर ऐसी मंडलियों में सामाजिक समारोह में भाग लेते थे क्योंकि उन्हें कुछ बुनियादी प्राचीन ज्ञान था। हर कोई जानता था कि संग्रह को बारीकी से देखा जाना चाहिए। इसे देखने के लिए उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास भी लेना पड़ता था। कभी कभी किसी को दस्ताने की एक जोड़ी पहननी पड़ती थी। अपने हाथ से स्पर्श का अनुभव करना पड़ता था या अपनी नाक से इसे सूंघना भी पड़ता था। कोई विशेषज्ञ कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत करने से पहले उसे कुछ और समय के लिए देखना होगा। फिर शिवम ने ये कहने की हिम्मत कैसे कर ली कि वो दूर से ही देखकर बता लेगा। ऋषभ ने तिरस्कार में उपहास किया और 2 वस्तुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है शिवम, बताओ इन दोनों में फर्क क्या है? सब तुम्हारी राय का इंतजार कर रहे हैं। शिवम ने शांति से कहा,
ये दोनों आइटम्स चीन से हैं। चिकन ऑयल पीली प्लेट ऑथेंटिक है। ये मिंग राजवंश के होंगजी आधिकारिक भट्टे से आती है। तांबे की कढ़ाई किंग राजवंश से मिंग राजवंश की नकल है। ऋषभ हक्का बक्का सा होकर उन दोनों वस्तुओं को देखने लगा। उसने बस इशारा किया था, उसे खुद नहीं पता था यहां नकली आइटम भी हैं। क्या शिवम सही था? लोग उसकी बात मानेंगे? धरोहर हाउस में नकली वस्तुएं हैं, ये पता लगने के बाद लोग शिवम को पूजने लगेंगे या उसे झूठा साबित कर दिया जाएगा? क्या पूनम शिवम की होशियारी बर्दाश्त कर पाएगी? क्या असर होगा दृष्टि पर? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।